आज हम देखते हैं नया सबहेडिंग है सेल में और वो है लाइसोसोम। कल तक में हम लोगों ने देखा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ऐसे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स को देखे। गोल्जी बॉडी जो था उसका एक फंक्शन था लाइसोसोम का निर्माण भी करना। लाइसोसोम है क्या? आपके सामने स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लाइसोसोम। इस लाइसोसोम को हम पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं, कहते हैं, क्योंकि एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा रूप में ये पाया जाता है। ये इसकी खोज डी डुबे साहब के द्वारा किया गया था और इसमें जो आपका मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन जैसा ही इसका आपका केमिकल कंस्टिट्यूएंट और लिपिड प्रोटीन का बना होता है। वो मतलब लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ मेम्ब्रेन इसका होता है। थोड़ा सा अंतर केवल इतना ही होता है कि सारे के सारे जो आपके मटेरियल्स होते हैं इसमें वो एसिड होते हैं। वो आपका एक तरह का एंजाइम होते हैं, एसिडिक मीडियम में रहते हैं, करीब 5 का पीएच होता है। उसमें आपका इसका एंजाइमेटिक मीडियम में इसका आपका अंदर का जो मीडियम होता है एंजाइमेटिक होता है, जिसका पीएच मान करीब 5 होता है, पीएच 5 होता है। तो जो अंदर के एंजाइम्स होते हैं उनको एक साथ हम एसिड हाइड्रोलेजेस कहते हैं। और ये एसिड हाइड्रोलेजेस कई प्रकार के होते हैं। एसिड हाइड्रोलेजेस जो होते हैं एक प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो एसिडिक पीएच में वाटर के उपस्थिति में पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, अर्थात डाइजेशन करते हैं। अब लाइसोसोम को थोड़ा सा हम और देखते, आगे बढ़ाते हैं। लाइसोसोम जो है दो शब्द से आया है, लाइसो और सोम। लाइसिस का मतलब ही होता है तोड़ना। लाइसो आया है लाइसिस से और सोम आया है सोमा मतलब बॉडी से, अर्थात वैसा बॉडी जो किसी चीज को ब्रेक डाउन कर दे। अभी आपको हम बता रहे थे कि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है जिसको हम एसिड हाइड्रोलेजेस कहते हैं, और वो आपका वाटर के उपस्थिति में पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इस रचना का नाम लाइसोसोम पड़ा। इसका खोज किया था डी डुबे ने। आगे बढ़ते हम, अब ये काम कैसे करता है वो सब हम बताएं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसका जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है उसका क्या कैरेक्टर होता है। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के, वो हाईली कोरोसिव एंजाइम्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, या फिर हम आपको बता देते पॉलीमर को, सिंपल मॉलिक्यूल्स में या मोनोमर में बदल देते हैं। एक सामान्य लाइसोसोम में करीब 60 से ऊपर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं या एसिड हाइड्रोलेजेस पाए जाते हैं। और ये तो आपको बताए ही कि ये एक्टिव होते हैं कब, जब पीएच का मान 5 के करीब रहे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर लोगों का क्वेश्चन आता है, या आपके दिमाग में भी आएगा, कि जो लाइसोसोम है जब उसके अंदर एसिड हाइड्रोलेजेस भरा हुआ है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, और वो वाटर के उपस्थिति में क्या करता है, पॉलीमर को कन्वर्ट कर देता है सिंपल फॉर्म में या मोनोमर के रूप में, तो फिर ये जो लाइसोसोम का मेम्ब्रेन है वो भी तो पॉलीमर का बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन का। प्लस उसमें क्या होता है आपका और जो जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल है, या फिर जो है ना कुछ एक ग्लाइकोजन मतलब ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, तो ये तो उसमें होंगे। तो उसको क्यों नहीं डिग्रेड कर देता है, उसे डिग्रेड क्यों नहीं कर पाता है ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम का? मतलब लाइसोसोम के सेल मेम्ब्रेन को उसी का एंजाइम क्यों नहीं तोड़ पाता है? तो इसका जवाब है या आंसर है, पहला बात तो ये दिमाग में रखिएगा कि वो जो आपका एंजाइम है वो एक्टिव तभी होता है जब वाटर वाटर उसको मिले। और चूंकि ये जो आपके हैं कि हाइड्रोलिक एंजाइम जो था, एसिड हाइड्रोलेजेस जो था, वो खुद इस लाइसोसोम के दीवार को क्यों नहीं तोड़ देता है, पॉलीमर्स को क्यों नहीं तोड़ देता है? तो होता क्या है
कि पहला बात तो ये है कि एसिड हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता है, और साइटोप्लाज्म जो है या जिसमें वाटर है इस सेल में, साइटोप्लाज्म में, उसके कांटेक्ट में अगर आए तब तो फिर वो उसको डिग्रेड कर ही देगा। लेकिन एक तो कि वो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और दूसरा मेम्ब्रेन के अंदर वो आपका शुगर मॉलिक्यूल्स देखा जाता है, जो कि और सेल मेम्ब्रेन में नहीं देखा जाता है। अगर आपको याद होगा, सेल मेम्ब्रेन का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उसमें सामान्यतः बाहरी सतह पर हम लोग देखे थे कि शुगर मॉलिक्यूल काफी मात्रा में था। अंदर जो अंदर की तरफ था, मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ का जो लेयर था उसका, मतलब सरफेस था सेल मेम्ब्रेन का, उस पर शुगर मॉलिक्यूल नहीं था। लेकिन यहाँ क्या देखा जाता है, लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन का ही एक रूप माना जाता है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं या लिपिड होते हैं, उसमें अंदर से शुगर मॉलिक्यूल्स लगा होता है, जो न्यूट्रलाइज करता रहता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को मेम्ब्रेन पर काम करने से, रोकता है, एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको रोकता है मेम्ब्रेन पे काम करने से। तो शुगर मॉलिक्यूल्स जो होता है उसके मेम्ब्रेन के अंदर के सरफेस पर, वो उसको क्या करता है, मेम्ब्रेन को तोड़ने से रोकता है। किसको? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को, लाइसोसोम का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते, तो यहाँ पर हम आपको पॉलीमॉर्फिक जो है ना दिखा रहे थे, लेकिन उसको दिखाने के पहले थोड़ा सा हम यहाँ आपको बोर्ड पर लाते हैं और डिस्क्राइब करते हुए तब इसको इस स्लाइड को दिखाएंगे। देखो, लाइसोसोम के बारे में हम क्या लिखे हैं कि ये पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल है, अर्थात कई रूप में एक ही सेल में पाया जाने वाला सेल ऑर्गेनेल है। रियली में सामान्य अगर लाइसोसोम का बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर एसिड हाइड्रोलाइजेज भरा होता है, अर्थात हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरा होता है, जो कि एसिडिक पीएच में, मतलब करीब 5 पीएच मान पर ही एक्टिव रहता है। इसका काम क्या है? इसका जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है उसका काम है पॉलीमर को मोनोमर्स में बदल देना। अब इसी बात को यहाँ पर हम लिख दिए हैं, इज मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस जो है ना पैकिंग करके इसका निर्माण करता है। गोल्जी देखा जाता है कि गोल्जी बॉडी से जो आपका मटेरियल्स बाहर निकलता है, उसका कुछ अपना अपना संकेत होता है। एक एग्जांपल हम ब्रैकेट में यहाँ लिखे हैं कि अगर गोल्जी बॉडी से निकलता हुआ प्रोटीन में, प्रोटीन है ना, टैग यहाँ पर लिखे हैं हम, प्रोटीन में अगर मैनोज 6 फॉस्फेट टायर्ड रहे, जुड़ा हुआ रहे, ठीक है, देखा यह जाता है कि अगर गोल्जी बॉडी से जो प्रोटीन आ रहा है बाहर, उसमें अगर मैनोज 6 फॉस्फेट जुड़ा हुआ हो उस प्रोटीन में, तो जो प्रोटीन होता है वो लाइसोसोम में जाता है। इसी तरह से पार्टिकुलर कहां पर किसको भेजना है उसके साथ टैग लगा के भेजता है कौन? गोल्जी बॉडी। तो खैर हम एक ब्रैकेट में एक एग्जांपल दिए थे कि आपको ये दिमाग में रहे कि कैसे होता है। तो कोई भी प्रोटीन में अगर मैनोज 6 फॉस्फेट लगाकर निकालेगा गोल्जी बॉडी, तो वो कहाँ जाता है? तो वो सीधे जो है ना चला जाता है लाइसोसोम में। अब इंपॉर्टेंट एसिड हाइड्रोलाइसिस का हम बात कर रहे हैं, जो कि इसमें एसिड हाइड्रोलाइसिस जो भरा होता है मेम्ब्रेन में, कौन कौन है, तो सबका अपना अपना नाम है। उनके जो है ना सबस्टांस के आधार पर किस पर हो, या सबस्ट्रेट के आधार पर किस पर वो काम करते हैं। जैसे न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लिएजेज जो है वो एक तरह का एसिड जो है ना हाइड्रोलेज है, जो कि न्यूक्लिक एसिड पे काम करता है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब है डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए पर काम करता है, और उसको क्या करता है? तोड़ देता है मोनोमर्स के रूप में, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है ये न्यूक्लिएजेज। मतलब डीएनए आरएनए जब जाएगा ना किसी का भी, कोई बाहर का सेल का या आपके बॉडी के सेल का किसी का, तो उसको क्या करेगा? ये किस रूप में तोड़ देगा? न्यूक्लियोटाइड के रूप में। इसी तरह से फॉस्फेटेजेज, ये फॉस्फेट पे काम करता है, हाँ, और फॉस्फेट को जो है ना तोड़ देता है मोनोमर्स के रूप में। नेक्स्ट है प्रोटीएजेज, ये प्रोटीन पे काम करेगा, उसको अमीनो एसिड के रूप में तोड़ देता है। इसी तरह से लाइपेज है, लाइपेज जो है ना लिपिड पे काम करता है और उसको बदल देता है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेजेज, जो कि डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स पे, जैसे स्टार्च पे, ग्लाइकोजन पे या सेलुलोज वगैरह पे काम करता है। और इनको जो है ना वो आपका मेनली स्टार्च और ग्लाइकोजन पे ज्यादा काम करता है ये, और उनको बदल देता है मोनोमर्स के रूप में, जैसे ग्लूकोज के रूप में। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम। अभी क्या बताया कि एक ही सेल में
लाइसोसोम कई फॉर्म में पाया जाता है। तो देखो, पहला है प्राइमरी लाइसोसोम। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम में, एक ही सेल के अंदर कई फॉर्म हो सकता है लाइसोसोम का। तो उसमें पहला है आपका प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम किसको बोलेंगे? देखो, उस लाइसोसोम को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं जो नया बनता है, अर्थात जिसमें जो एंजाइम होता है इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव एंजाइम्स किसको कहते हैं? वैसे एंजाइम को इनएक्टिव एंजाइम्स कहते हैं जो आपका अभी एक्टिव माने काम नहीं कर पा रहा है, वो अपना जो काम उसका है पॉलीमर को किस रूप में बदलना, मोनोमर के रूप में बदलना, वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको कहते हैं हम क्या? इनएक्टिव एंजाइम्स। और ये होता है किसमें? प्राइमरी लाइसोसोम में। लेकिन दूसरा लिखे हैं सेकेंडरी लाइसोसोम या हेट्रोफैगोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम या हेट्रोफैगोसोम्स किसको कहते हैं? या इसी को हम फैगोलाइसोसोम भी कहते हैं। किसको कहते हैं? वैसे लाइसोसोम को हम हेट्रोफैगोसोम या फैगोलाइसोसोम कहते हैं जो आपका डाइजेस्टिव जो आपका हम पढ़ते हैं कि जो बाहर से वैक्यूल फूड को लेकर या कोई भी आइटम्स को लेकर आया था, उसके साथ अगर लाइसोसोम फ्यूज कर जाएगा, तो अब जो लाइसोसोम का रूप रहेगा जिसमें भोजन रहेगा या बाहर से फॉरेन से आया हुआ पार्टिकल्स है, या सेल का भी पार्टिकल्स हो सकता है, हाँ, कोई टूटा हुआ आपका सेल ऑर्गेनेल्स हो सकता है, वो हो और लाइसोसोम का एंजाइम हो, जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो जो लाइसोसोम अब बन रहा है, मतलब जिसमें एंजाइम उसका एक्टिव हो चुका है, उसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम या हेट्रोफैगोसोम या फैगोलाइसोसोम। इसमें हम थोड़ा सा और आपको नीचे लिखते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम जो हम बता रहे थे, इसमें क्या बताए थे कि ये फॉर्म होता है किसके कारण? फैगोसोम या जिसको फूड वैक्यूल बोल रहे थे, उसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम के जुड़ जाने से होता है। इसका काम क्या है? डाइजेशन करना या डिग्रेड करना, किसी जो भी आपका मटेरियल है उसको क्या करना? डिग्रेड कर देना या डिकम्पोज कर देना। नेक्स्ट आते हैं रेसिड्यूल बॉडी का बात करते हैं। रेसिड्यूल बॉडी जो है ना, उस लाइसोसोम को कहते हैं जिसमें अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस है। मतलब प्राइमरी लाइसोसोम जो था, जब वो जब वो एक्टिव हो जाता है अपने सब्सटेंस के साथ मिलकर, तो उसको सेकेंडरी लाइसोसोम कह रहे थे। और जब वो एक्टिव होके अपना काम को पूरा कर देता है, लेकिन काम को पूरा करने के बाद जो उसमें बच जाता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जिसको डिग्रेड नहीं कर पाता है, डिकम्पोज नहीं कर पाता है, तब उस लाइसोसोम को कहेंगे रेसिड्यूल बॉडी। मतलब वैसा लाइसोसोम जो सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद बचा होगा या बना होगा। अगला है आउटोफैगोसोम। आउटोफैगोसोम उस लाइसोसोम के रूप को कहते हैं जो खुद अपने सेल के अंदर के मटेरियल को ही क्या करता है? डिग्रेड कर देता है या डिकम्पोज कर देता है। इसका निर्माण कैसे होता है? ये आपका जब ढेर सारा प्राइमरी लाइसोसोम किसी डेड या ओल्ड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सेल के, उसके बगल में आते हैं या उसके चारों तरफ आते हैं, तो उसको क्या करते हैं? अपने साथ मिलाकर फ्यूज हो जाते हैं। मतलब कई प्राइमरी लाइसोसोम था, ये मान लो कई प्राइमरी लाइसोसोम है ऐसे। हाँ, और जो है ना आपका जो डिग्रेडेड सेल्स है या डीके हो रहा है कोई सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, कोई आपका डिकम्पोज हो गया है, टूट गया है, ब्रेक डाउन हो गया है, तो वो उसको क्या करते हैं? ये लोग चारों तरफ से घेर के और आपस में ये सब मिलकर एक वैक्यूल के रूप में, बड़ा सा जो है ना लाइसोसोम के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस मटेरियल को अपने अंदर ले लेते हैं। किसको? जिसको डिग्रेड करना था या जो टूट रहा था, डेड हो रहा था, ओल्ड हो रहा था सेल ऑर्गेनेल्स, उसको। तो इसको वो जो अब लाइसोसोम बनेगा जिसमें कि कई प्राइमरी लाइसोसोम एक साथ फ्यूज हो गया है और साथ ही साथ डेड या डिकेइंग जो है ना या ओल्ड आपका सेल ऑर्गेनेल्स है अंदर में, इसको बोलेंगे हम आउटोसोम। ये क्या करता है? अपने ही सेल ऑर्गेनेल्स को डिकम्पोज कर देता है। तो इसको तो डिग्रेड करता ही करता है। अगर ये फट जाए तो क्या करता है? पूरे के पूरे सेल मटेरियल को डिग्रेड कर देता है। इवन वो आपका जो सेल ऑर्गेनेल है या सॉरी वो जो ऑर्गेन्स हैं जिसमें सेल है, वो भी आपका समाप्त हो जाता है। आप लोग सुने होंगे मेटामॉर्फोसिस होता है, किसमें? ढेर सारे लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसे एम्फीबियंस में है, फिशेस में है या इंसेक्ट वगैरह में मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट के समय उसके फॉर्म में चेंज होना, उसके रूप में चेंज होना।
तो मेटामॉर्फोसिस के समय ये जो आपका लाइसोसोम है ना, कौन, आउटोफैगोसोम, यही जो है ना आपका जिम्मेवार होता है उसको बदलने के लिए। जैसे अभी बरसात शुरू हुआ था, आप लोग अगर ग्रामीण इलाकों में गए होंगे कभी या देखे होंगे तो गड्ढों में ढेर सारा वो मछली जैसा छोटा छोटा आ जाता है जिसको हम बेंग मछली कहते हैं। हाँ, या टैडपोल होता है, वो फ्रॉग का टैडपोल होता है, उसमें पूंछ भी होता है और एकदम देखने में मछली जैसा नजर आता है। लेकिन कुछ समय के बाद अगर उसको आप लगातार देखेंगे तो 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 15 दिन के बाद देखिएगा कि उसमें जो है ना पूंछ समाप्त हो गया, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और पैर उसमें आ जाता है और पूंछ पूरी तरह से टूट के हट जाता है। ये मेटामॉर्फोसिस है। शुरू में वो फिश जैसा नजर आता है और फिर जो है ना एम्फीबियन जैसा हो जाता है, उसमें पैर आ जाता है और अंततः उसको कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि मेढक का छोटा बच्चा जैसा हो गया। तो रियली में आउटोफैगोसोम क्या है, वो आपका लाइसिस करता है, अपने ही सेल्स या अपने ही ऑर्गन्स को तोड़ देता है और इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो लाइसोसोम को जो सुसाइडल बैग कहते हैं, सामान्यतः ये शब्द का उपयोग हम लोग ज्यादा करते हैं किसके लिए, आउटोफैगोसोम के लिए। तो ये तो लाइसोसोम का कुछ टाइप्स था। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ लाइसोसोम का जो है ना और कुछ एक बात है उसको हम यहाँ पर जोड़ देना चाहेंगे फंक्शन के लिए। तो अब आते हैं हम फंक्शन के लिए, लेकिन फंक्शन पे जाने के पहले आपको थोड़ा सा उसका बात करते हैं, हम स्लाइड का बात करते हैं। यहाँ पर हम कोशिश किए हैं आपको कि सारे के सारे तो नहीं तो कुछ एक आपको लाइसोसोम को दिखाया जा सके या दिखाया जा सके। सबसे पहले देखिए, ये जो है ना आपका गोल्जी, यहाँ पर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था और ये गोल्जी बॉडी भी अगल बगल में था, उससे लाइसोसोम ये बना, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम ये अपना क्या कर रहा था, साइटोप्लाज्म में घूमते रहता है, स्थिर नहीं रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सारे के सारे घूमते रहते हैं। अब देखिए जो भी फूड आइटम था वो फूड आइटम जो है ना इस सेल के नजदीक में आया। जब फूड आइटम या जो भी मटेरियल हो, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वो नजदीक आया और धीरे धीरे क्या करेगा, आपको पीछे याद होगा इंडोसाइटोसिस बताए थे हम, मतलब सेल अपने अंदर लेगा, चूंकि ज्यादा बड़ा अमाउंट में है ना, इसका साइज बड़ा है, तो इसको क्या करेगा, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डिंग करता है और वो जो मटेरियल था उसको ले लेता है अपने अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम फूड वैक्यूल कह सकते हैं या फैगोसोम कह सकते हैं। मतलब वैसी रचना जो जो क्या कर रहा है, उस फूड आइटम को या बाहरी आइटम को अंदर ले लिया है और अंततः यहाँ से ये कट जाता है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो है ना सेल मेम्ब्रेन से टूट गया, अब सेल मेम्ब्रेन वो अपने आप को जोड़ लिया और ये जो आपका है आपका आपस में फैगोसोम के रूप में यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसमें कि आप इंजेक्टेड पार्टिकल्स है। अब लाइसोसोम भी आके इसमें फ्यूज कर गया। ये जो ब्लू रंग का आपको नजर आ रहा था, देखिए ये लाल से ब्लू हो गया है, तो क्यों हुआ है, क्योंकि लाइसोसोम इसमें आकर फ्यूज कर गया है और इसको हम लाइसोफैगोसोम भी कह सकते हैं या लोग इसको फैगोसोम भी कह देते हैं। हाँ, अब इसमें क्या करता है लाइसोसोम, अपना जो है ना इंजाइम को डाल देता है। देखिए ये जो लाल लाल जैसा देख रहे होंगे डॉट डॉट, ये क्या है, इंजाइम है, हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स है। अब हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स कई प्रकार के थे इसमें, कुछ जो थे वो आपका प्रोटीन को पचाने वाले थे, कुछ कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले थे, कुछ न्यूक्लिक एसिड को पचाने वाले थे। वो सब मिलकर इस कंपाउंड को क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, इस स्ट्रक्चर को डिग्रेड कहेंगे। देखिए इसको घेर लिया है चारों तरफ से इंजाइम्स और उसको डिग्रेड करना शुरू कर दिया। जब डिग्रेड करना शुरू कर देंगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि जो भी उसमें आपका डिग्रेड होने वाला होगा वो डिग्रेड हो जाएगा और बाकी देखिए यहाँ पर कुछ एक पार्टिकल्स जो है ना वो बच गए हैं बीच बीच में, जो इनडाइजेस्टेबल हो गए हैं, मतलब कि जिनको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, वो जो आपका एंजाइम था वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया। अब देखिए ये था प्राइमरी लाइसोसोम, ये जो आपको हम दिखा रहे थे लाइसोसोम शुरुआत में, ये प्राइमरी लाइसोसोम। लेकिन यहाँ पर जो लाइसोसोम जैसा नजर आ रहा है रचना, इसको बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। यहाँ पर एक्टिव हो चुका है एंजाइम। और ये जो रचना नजर आ रहा है जिसमें ऑलरेडी डाइजेशन हो चुका था, अब इसको बोलेंगे रेसिड्यूल लाइसोसोम, है ना। अब ये लाइसोसोम क्या करेगा, फिर से मूव करेगा सेल मेम्ब्रेन की तरफ, रेसिड्यूल बॉडी कहलाएगा ये, और अंततः मूव करता हुआ लाएगा और बाहर और इनडाइजेस्टेबल जो था या नॉन डाइजेस्टेबल जो मॉलिक्यूल था उसको बाहर निकाल देगा सेल से एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। तो ये तीन को यहाँ हम दिखा पा रहे हैं
आउटोसोम जो था आपको, जो हम बताए थे आउटोफैगोसोम, उसको इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि वो जो है ना आपको कोई सेल डेड या डिकेइंग सेल ऑर्गेनेल्स को लेना पड़ेगा, तब दिखा पाएंगे उसको। खैर हम आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम के फंक्शंस को हम दिखा देते हैं। पहला तो इसका फंक्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और दूसरा फंक्शन था एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन दोनों को हम एक साथ ही कर लेते हैं, डाइजेशन कह सकते हैं, इंट्रासेलुलर हो या एक्स्ट्रा सेलुलर हो। आपके मन में आएगा कि इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का क्या मतलब हो रहा है। डाइजेशन का मतलब आप जानते थे सिंपलर कंपाउंड को या सिंपलर सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल वन में कन्वर्ट होना, ये करना, या पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट कर देना। ये आपका सेल के अंदर या सेल के बाहर जो भी डाइजेशन होता है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसका एंजाइम जो है ना उसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है और उसको पूरा करवाता है। दूसरा है सेलुलर डिफेंस। सेल को बचाना है बाहर से जो भी फॉरेन से आ रहा है पार्टिकल्स, जैसे पॉइजन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, उससे बचाना है। तो ये क्या करता है, अभी आप देखे थे आउटोफैगोसोम बनाता था वो। हाँ, वो जो आपका वो जो आया था पार्टिकल्स बाहर से, वो फूड आइटम फूड वैक्यूल में या वैक्यूल में जो आया था, उसको क्या करेगा, उसके साथ चिपक जाएगा और अपने सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा, उसको डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा। और तीसरा जो है ना वो है स्कैवेंजिंग। आप स्कैवेंजिंग मतलब क्या होता है कि खा जाना, है ना। चल, आप सुनते होंगे कि आपके ब्लड में जो है, एग्जांपल में हम ले रहे हैं, आपके ब्लड में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। एक है आरबीसी, दूसरा है ब्लड प्लेटलेट्स, और तीसरा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बारे में आप पढ़े होंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। जो भी आपका पार्टिकल्स, जो फॉरेन पार्टिकल्स है पॉइजन के रूप में या सेल्स के रूप में या फिर कुछ और उसका पार्ट के रूप में, अगर वो ब्लड में घूमता रहता है, इवन लिम्फ में घूमता रहता है, टिश्यू में घूमता रहता है, तो डब्ल्यूबीसी का अलग अलग जो सेल्स है टाइप, वो उसको क्या करता है, खा जाता है, अपने अंदर ले लेता है। हाँ, और लेकर उसको डिग्रेड कर देता है, समाप्त कर देता है। ये स्कैवेंजिंग कहलाता है। और स्कैवेंजिंग जो है ना, उसको में डिग्रेड करने के लिए, डब्ल्यूबीसी को डिग्रेड करने का क्षमता कौन देता है, अपने अंदर लेकर उसको समाप्त करने का जो है ना क्षमता कौन देता है, तो ये क्षमता आपको ये देता है लाइसोसोम। नेक्स्ट बात हम करते हैं आउटोफैगी का। आउटोफैगी में ये क्या करता है, आउटोफैगी के द्वारा ये अपने सेल्स को साफ सुथरा रखता है। नहीं तो क्या होता, पूरे सेल में कचरा आपका फैलता रहता। आउटोफैगी का मतलब ऐसे समझ लो, कबाड़ को आप हटाना को क्या करते हैं, आप हटा देते हैं, झाड़ू मारते हैं घर में, झाड़ू मारना, पोछा मारना, उस तरह का आउटोफैगी है। जो भी अपने जो हमारे अनयूज्ड पार्टिकल्स हैं, अनयूज्ड जो है ना प्रोडक्ट्स हैं, उनको हटा देते हैं, हाँ, रिमूव कर देते हैं। जैसे पॉलिथीन हो सकता है घर में, सब्जी का, या फलों का, या फिर जो है ना आपका क्या हो सकता है कि आपका कोई फटा हुआ कपड़ा गिरा हुआ हो सकता है, या फिर जो है ना वो किताब वगैरह का पार्ट्स हो सकता है, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और ये कहलाता है आउटोफैगी। तो आउटोफैगी जो है ना वो लाइसोसोम करता है, और इसमें वो क्या करता है, ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स को समाप्त कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है। नेक्स्ट है आउटोलाइसिस। आउटोलाइसिस में क्या करता है, पूरे के पूरे सेल को ही तोड़ देता है, अगर किसी कारण बस चोट लग जाए या वो फट जाए। तो कैसे होता है, समान रूप से आप देखे होंगे कि आपकी उंगली है, ये कहीं पे जो है ना चोट लग गया कस के, ईंट से लग गया या हथौड़ा से लग गया, या फिर जो है ना वो दीवार उवाल में आपका देखते होंगे कई बार गेट में लग जाता है, तो ब्लैक हो जाता है पूरा वहां पर। तो ये ब्लैक हुआ तो क्या होता है, ब्लैक होने के बाद कुछ दिन के बाद देखिएगा वहां से मांस या फिर वहां का जो है ना वो स्किन हटना शुरू हो जाता है, फिर नया स्किन आ जाता है। तो कैसे वहां पर वो डेड कैसे हो जाता है, जब वो दबता है या चोट लगता है, तो जो आपका सेल है उसके उसके साइटोप्लाज्म में भी चोट लगेगा। जैसे ये सेल समझ लीजिए, इसको सेल समझ लीजिए। अब ऊपर से आप मारिएगा इसको, इस पे आप मारिएगा, इसमें जो है ऐसे चोट कीजिएगा, तो ये क्या होगा, दबेगा। और ये जब दबेगा तो इसके साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी डैमेज होंगे। तो उसी में लाइसोसोम भी क्या होता है, डैमेज हो जाता है। जब ऊपर से इस पर चोट लगता है तो लाइसोसोम जो है ना वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है।
साइटोप्लाज्म का। और जैसे ही लाइसोसोम डैमेज होगा, वो क्या करेगा, वो आपका साइटोप्लाज्म के वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा और एक्टिव होकर सारे के सारे जो आपका पॉलीमर्स हैं उनको मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देगा, जिससे सेल के प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन वगैरह वो क्या हो जाएंगे, मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेल खत्म हो जाएगा। और इसीलिए देखिएगा कि जहां पर चोट वगैरह लगता है वो धीरे धीरे वहां से वो हट के पुराना हो जाता है। या आप नाखून को देखे होंगे, चोट लगा तो नाखून गिर जाता है, किसके कारण, ये आउटोलाइसिस के कारण। चोट लगने पर वहां का जो लाइसोसोम है वो फट गया और फटने के कारण सेल को क्या किया, डैमेज कर दिया, तो नाखून आपका वहां से हट गया। तो ये आपको हम बता रहे थे, उसका लास्ट जो फंक्शन था जिसका नाम है आउटोलाइसिस, उसके बारे में ये होंगे आप। छिपकली में अगर आपके घर में एक दो छिपकली है, वो आपस में लड़ाई करना शुरू किया, तो एक छिपकली क्या करता है, पूंछ पकड़ लिया, छिपकली भागा जा रहा है, उसका पूंछ पकड़ लिया, तो देखिएगा उसका पूंछ टूट जाता है। वो टूटता है किसके कारण, आउटोलाइसिस के कारण, है ना। वहां का ये जो आपका सेल्स होते हैं, वहां वो उस पर जो है ना जैसे ही दबाव पड़ता है तो उसका लाइसोसोम जो है ना वो फटना शुरू हो जाता है, और ऑलरेडी वहां से क्या करता है, सेल्स को डैमेज कर देता है, और वो जो है ना उसका पूंछ बाहर आ जाता है। तो ये आउटोलाइसिस प्रोसेस में वो अपने अपने सेल्स को ही डैमेज कर देता है, और इसी कारण से इसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, किसको, लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं वैक्यूल। अभी जो है हम आपको दिखा रहे हैं वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल जो है ना सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में, ध्यान रखिएगा। आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स में भी कुछ आपका जो सल्फर बैक्टीरिया था, ये पर्पल बैक्टीरिया था या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था, उसमें भी पाया जाता था। समानता ये रखता क्या है, H2O रखता है, सैप रखता है, स्किट्टी वेस्ट वगैरह रखता है, प्रोडक्ट्स रखता है, स्टोरेज प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, उसको रखता है। प्लांट में करीब 90% जो वॉल्यूम होता है उसके सेल का, वो वैक्यूल होता है। प्लांट का जो वैक्यूल है उसी को हम सामान्य रूप से ट्रू वैक्यूल बोलते हैं, और चूंकि इसमें मेनली सैप भरा होता है, इसलिए इसको हम सैप वैक्यूल भी बोलते हैं, है ना। इसमें सैप होता है, सैप। और समानता हम लोग, सैप का मतलब होता है सॉल्यूशन है ये, जो जिसमें आपका है H2O प्लस मिनरल्स या साल्ट्स। तो सॉल्यूशन है जिसमें आपका क्या भरा, जिसमें क्या होता है, H2O मिनरल्स और साल्ट होता है। तो जो प्लांट के आपके वैक्यूल होते हैं वो सैप वैक्यूल कहलाते हैं, क्योंकि उसको आप एक प्रकार का सॉल्यूशन रखते हैं, और उस सॉल्यूशन का खासियत क्या होता है कि उसमें H2O मिनरल्स और साल्ट्स होता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जिस उस सिंगल मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और स्पेशलाइज्ड आपका जो है ना मेम्ब्रेन होता है। आपके मन में आएगा कि वो स्पेशलाइज्ड क्यों बोल रहे हैं। हम समान रूप से ये देखते हैं कि जो भी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, या फिर जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है, या गोल्जी बॉडी का मेम्ब्रेन है, वो क्या करता है, जो भी मूवमेंट करता है आयंस का, फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को, वो एक आपका एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करता है। ये इसका जो है ना स्पेशल कैरेक्टर है, किसका, टोनोप्लास्ट का। तो टोनोप्लास्ट जो है यहाँ पर, वो एक तरह का सेल मेम्ब्रेन ही है, लेकिन उसका एक स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि ये अगेंस्ट जो है ना आपका कंसंट्रेशन करवाता है, जबकि हम समान रूप में देखते हैं कि जो फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन नहीं होता है, एलोंग कंसंट्रेशन होता है। और यहां पर ही बता रहे हैं कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन हो रहा है। देखो ब्लैक वाला पेन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट जो हम दिखा रहे थे, आप यहां पर बात कर लेते थोड़ा सा, तो ये देख लीजिए आपका जो टोनोप्लास्ट के चलते फायदा क्या होता है, ये फैसिलिटेट करवाता है आयंस को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब साइटोप्लाज्म में से बलपूर्वक जो है ना आयंस को लेगा, है ना। ये हो गया अगेंस्ट, इधर से जो है ना, इधर कंसंट्रेशन कम है, इधर ज्यादा है, तभी इधर से ही उधर ले जाएगा। तो ये जो है ना काम करता है कौन, टोनोप्लास्ट। और कहीं पे ऐसा नहीं देखा गया है टोनोप्लास्ट वाला स्थिति।
टोनोप्लास्ट जो है ना स्पेशलाइज्ड आपका सेल मेम्ब्रेन का काम करता है, और वो जो है वो क्या करता है, वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन उसको ले लेता है अंदर में, जिसके चलते जो वैक्यूल है उसका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाता है किसके तुलना में, साइटोप्लाज्म के तुलना में, और उसके बाद भी और अंदर जाता रहता है। अब हम टाइप्स देखते हैं कुछ वैक्यूल्स का। तो मेनली दो वैक्यूल्स का टाइप्स आपको जानना है, और एक है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और एक है फूड वैक्यूल। सैप वैक्यूल ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वैसे वैक्यूल को सैप वैक्यूल कहेंगे जिसमें वाटर हो, साल्ट हो, मिनरल्स हो। हाँ, प्लांट में जो वैक्यूल होता है समान रूप से उसको हम सैप वैक्यूल कहते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है उसको भी हम देखते हैं कुछ वैक्यूल में, और ये जो है ना ये आपको यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, जैसे कि अमीबा हम यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं। अमीबा जो है ना उसमें आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सिंपली मिल जाएगा, या फिर आप जो है ना पारामीशियम में देख सकते हैं। ये जो है ना कह सकते हो फ्रेश वाटर जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको समांतर मिलेगा। ये करता क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोल रहे हैं, मतलब फैलता और सिकुड़ता है। ये दो तीन काम करता है। अगर जो है ना वाटर का मात्रा, जैसे इसको मान लो अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया ये सॉरी ये अगर अमीबा होता, तो अगर वाटर का कमी हो जाए इसके साइटोप्लाज्म में, तब ये क्या करेगा, वाटर दे देगा। अगर मिनरल्स की कमी हो जाए तो मिनरल्स दे देगा। मतलब कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है किसमें, अमीबा में। और अगर ज्यादा पानी हो जाए, चूंकि फ्रेश वाटर में है, तो फ्रेश वाटर का मतलब कि बाहर में क्या हो जाएगा, वो सॉल्वेंट ज्यादा, और अमीबा के अंदर जो है ना सॉल्वेंट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें साल्ट्स है, वो साइटोप्लाज्म में उसका। और आपको हम पीछे दिखाए थे हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, और अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डालते हैं तो क्या होता है, एनिमल सेल श्रिंक कर जाता है। अगर हम डालेंगे किसमें, हाइपरटोनिक में, हाइपोटोनिक में डालेंगे तो बस्ट कर जाएगा। तो अमीबा अगर फ्रेश वाटर में रहेगा तो क्या हो सकता है, बस्ट कर जाएगा। तो ये जो है ना कुछ हद तक जो आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा पानी जो उसके अंदर आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको अपने अंदर ले लेता है, और समय समय पर उसको बाहर निकालता जाता है। किससे, अमीबा के सतह पर जाके चिपक जाएगा सेल सरफेस पर, और उसके सेल मेम्ब्रेन से अंततः बाहर निकाल देगा। तो मतलब नाव, जैसे नाव में बैठे हुए हो, नाव में पानी आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उलिसते रहते हैं, हाँ हमेशा जो है ना वो पानी को निकालते रहते हैं बाहर। जब तक पानी निकलता रहेगा मतलब पानी कम रहेगा उसमें, तो डूबने का चांस कम रहेगा। यही हाल होता है अमीबा में। अमीबा में जो बाहर से पानी आ रहा है जिसके उसके सेल मेम्ब्रेन से, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, फैलता और सिकुड़ता है। अमीबा के अंदर पानी आ गया तो क्या किया, पूरा फैल गया, ले लिया, और उसको लेकर जाके क्या करेगा, अमीबा के सेल मेम्ब्रेन पर जाके चिपकेगा, और उसको अंततः एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकाल देगा। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सिकुड़ गया, फिर जो है ना अंदर साइटोप्लाज्म से फिर पानी ले लिया, फिर क्या हुआ, फिर फूल गया, और फिर जाके उसको क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस से बाहर फेंक देगा। नेक्स्ट है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल भी आप देखे होंगे, प्रोटिस्टेंस में कॉमन है ये भी। ये क्या करता है कि जो जिसका बॉडी एक सेल का बना होता है एनिमल्स वगैरह में, वो आपका भोजन को जो है ना लेते हैं अपने फूड वैक्यूल के अंदर और उसको डाइजेस्ट करते हैं। अमीबा में हम लोग पीछे देख चुके थे। तो वैसे वैक्यूल को फूड वैक्यूल कहते हैं जो भोजन का डाइजेशन करता है ना, अर्थात जिसमें इनगल्फ्ड फूड आइटम या पार्टिकल्स पाया जाता है, वैसे वैक्यूल को हम फूड वैक्यूल कहते हैं। और ये समानता क्या करता है, इंडोसाइटोसिस के बाद आए हुए भोजन को पचाता है, और हमारे गट जैसा, एलिमेंट्री कैनाल जैसा काम करता है, और फिर अंततः उसको बाहर फेंक देता है। अब हम आगे आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल को ही एक कॉमन नाम से हम स्यूडो वैक्यूल से भी जानते हैं। क्वेश्चन देता है कि व्हाई गैस वैक्यूल vacuoles are commonly called pseudo vacuole while sap vacuole are called true vacuoles। तो रियली में गैस वैक्यूल जो होता है ना उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, बाहर से मेम्ब्रेनलेस होता है वो, है ना। वो हवा जो है ना गैस का बुलबुला होता है, जो कि आपका वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जैसे आप पानी में देखते होंगे बुलबुला है, डूबा हुआ रहता है। अगर आप अभी तो गर्मी का मौसम है तो लोग जो है ना वो ठंडा पेप्सी कोका कोला वगैरह पीते हैं। ऐसे तो हम आप लोग को पहले भी बताए थे, क्लास में भी बताते हैं कई बार कि ठंडा नहीं पीना चाहिए, पेप्सी कोका कोला नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, आपके एलिमेंट्री कैनाल को खराब करता है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को काफी ज्यादा उसको
क्या करता है, वो एडवर्स उसको प्रभाव देता है, उसके हाँ विपरीत प्रभाव देता है आपके मेटाबॉलिज्म में। तो खैर आप अगर देखे होंगे पेप्सी या कोला में तो बुलबुला पाया जाता है अंदर में। तो वो जो बुलबुला है ना, वो बुलबुला क्या है भाई, मेम्ब्रेन से बाउंडेड थोड़ा ही है, उसमें मेम्ब्रेन थोड़ा ही है, वो केवल क्या है, गैस है उसमें। इसी तरह से गैस वैक्यूल जो होता है ना, साइटोप्लाज्म में केवल गैस होता है, गैस का बुलबुला होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता उसमें। तो जब मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको हम वैक्यूल नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए गैस वैक्यूल को हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, स्यूडो वैक्यूल बोलते हैं। लेकिन जो सैप वैक्यूल होता है, मतलब जिसमें आपका सॉल्यूशन है, वाटर है, साल्ट्स है, तो आपका बिना मेम्ब्रेन का हो नहीं सकता है। तो ऐसे जो मेम्ब्रेन होते हैं जिसमें सैप होता है, उसको हम कहते हैं ट्रू वैक्यूल। तो जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होगा उसको ट्रू वैक्यूल, और जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, स्यूडो वैक्यूल। और इसीलिए हम लोग गैस वैक्यूल को स्यूडो वैक्यूल कहते हैं, और वो क्या करता है, बायोएनर्जी देता है। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ते वैक्यूल पे के बाद नेक्स्ट जो कुछ पूछना है क्या, हम लोगों को पढ़ना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगला को हम माइटोकॉन्ड्रिया को शुरू करें, उसके पहले थोड़ा सा उसका हम देखते हैं आपका शेयर स्क्रीन से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स का स्ट्रक्चर का, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम पहले भी आपको बताए थे, आज सुबह का क्लास में भी हम 10th को बता रहे थे कि हम जो है ना कोई भी मटेरियल्स लें भोजन में, चाहे फैट लें, चाहे कार्बोहाइड्रेट लें, चाहे प्रोटीन लें, चाहे डीएनए लें, चाहे तो एनिमल प्रोडक्ट के रूप में लें, चाहे प्लांट प्रोडक्ट के रूप में लें, या मिक्स प्रोडक्ट लें, आपका जो सेल है वो उसको यूज नहीं कर सकता है, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को यूज नहीं कर सकता है, डायरेक्ट फैट को यूज नहीं कर सकता है, डायरेक्ट प्रोटीन को यूज नहीं कर सकता है। कुछ हद तक उसी प्रकार से जैसे कि कोयला में एनर्जी है, लेकिन अगर अगर जो है ना किसी मशीन को चलाना है तो उस कोयला को अगर डाल दें तो पंखा नहीं चलेगा, बिजली नहीं चलेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला मशीन नहीं चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके बॉन्ड एनर्जी को निकालकर कन्वर्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल वेव के रूप में, या इलेक्ट्रॉन फ्लो के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है, और वो आपके मशीनों को चलाता है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल्स आते हैं, चाहे वो फैट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, या प्रोटीन्स या और किसी मटेरियल्स के रूप में, वो सब के सब कन्वर्ट होंगे आपके किस रूप में, सिंपल फॉर्म में डाइजेशन के द्वारा। और जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसको भी आपका बॉडी जो है, सेल जो है ना, डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएगा, अब उसको तोड़ता है रिस्पायरेशन में और एटीपी बनाता है, और एटीपी के रूप में ही यूज करेगा। देखो, जब इस पृथ्वी पर शुरुआत में ऑर्गेनिज्म आया तो क्या करता था, वो सिंपल रूप में जो है ना एनारोबिक रिस्पायरेशन करता था और एटीपी जल्दी से बना लेता था, लेकिन इसमें रॉ मटेरियल ज्यादा लगता था। जिस प्रकार से हम पहले जो है ना कोयला से डायरेक्ट जो है ना गाड़ियां चलाते थे, तो कोयला का जो है ना यूज उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग होता था, ज्यादा कोयला जलाना पड़ता था, तब कम मशीन चलता था। तब हम लोगों ने क्या किया, कोयला का एक बड़ा बड़ा जो है ना वो आपका बिजली घर बनाना शुरू किया, जिसमें कोयले को जलाया जाने लगा बड़े पैमाने पर, और वहां पर उनसे जो है ना एक मशीन के द्वारा, इसको टरबाइन मशीन के द्वारा इसको इलेक्ट्रिसिटी में बदलकर उस इलेक्ट्रिसिटी से जो है ना अनेक कामों को पूरा किया जाने लगा। तो इसमें क्या हुआ, जो हम कोयला का उपयोग कर रहे थे वो तो कम हो गया, और आपका जो है ना एनर्जी ज्यादा मिलने लगा। तो हमारा जो यूकैरियोटिक सेल था वो क्या किया, स्पेशलाइज्ड जो है ऑर्गेनेल्स को प्राप्त किया, जिसमें एक था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जैसा कि आपके अभी सामने स्क्रीन पर है, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड आपका सेल ऑर्गेनेल्स होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका कुछ हद तक हमारे सेल मेम्ब्रेन के जैसा होता है, मतलब जो एनिमल सेल्स हैं या जो प्लांट सेल्स हैं उनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका नेचर इससे हूबहू करीब करीब मिलता है, आउटर सेल मेम्ब्रेन का, इसका मैंने सॉरी हम लोग का सेल मेम्ब्रेन के जैसा ही इसका आउटर मेम्ब्रेन का नेचर होता है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो देखा जाता है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के तुलना में इसका नेचर
और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका बदल जाता है। और ये प्रूव करता है या ये बताता है कि सेल मेम्ब्रेन से अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है, इसका इनर मेम्ब्रेन वो नहीं बना है, इसका जो इनर मेम्ब्रेन है वो अलग कुछ है। रियली में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर बाहर से घुसा है। ये कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जैसा रचना रहा होगा, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, और ये वातावरण में रहता होगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर अंततः प्रवेश कर गया होगा। जब ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रवेश किया होगा तो वहां पर आने के बाद ये आपका अपने आप को बदला होगा और बदल कर हमारी योग बन गया होगा, हमारे सेल की योग बन गया होगा और कुछ हद तक सेल ऑर्गेनेल्स में कन्वर्ट हो गया होगा। अर्थात रियली में माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर नहीं बना है। अभी जो विचार है लोगों का कि हम माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल का ऑर्गेनल तो है अभी वर्तमान में, लेकिन इसका निर्माण सेल के अंदर नहीं हुआ था, बल्कि सेल के अंदर ये बाहर से प्रवेश किया है, घुसा है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। देखो ये डबल मेम्ब्रेन था जिसमें आउटर मेम्ब्रेन कैसा था, हमारे सेल मेम्ब्रेन के जैसा था, क्योंकि इंडोसाइटोसिस से घुसा होगा। तो इंडोसाइटोसिस में अगर आपको याद होगा फूड वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है वो कहाँ से बनता है, आपके सेल मेम्ब्रेन से बनता है। सेल मेम्ब्रेन का ही वो आपका मेम्ब्रेन होता है। तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन से आ गया होगा और अंदर वाला क्या था, उसका अपना खुद का मेम्ब्रेन होगा। अभी इनर मेम्ब्रेन जो होता है देखो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन एकदम स्मूथ होता है। देखिए स्मूथ होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें अंदर में अगर हम घुसते हैं तो इनर मेम्ब्रेन में कुछ आप देख रहे होंगे, वो उभार है फिंगर लाइक अंदर की तरफ, जिसको क्रिस्टा बोलते हैं, और एक से ज्यादा है चूंकि तो क्रिस्टी बोलेंगे। ये जो आपका बीच में स्पेस होता है अंदर में, इसका इनर मेम्ब्रेन के अंदर में, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हैं हम, मैंने स्पेस बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसमें जो लिक्विड या फ्लूइड भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो फिर से बोल दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन का बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और कुछ हद तक हमारे सेल मेम्ब्रेन के जैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के जैसा होता है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो उसमें इनफोल्ड अंदर की तरफ इनफोल्डिंग पाया जाता है ढेर सारा, और ये जो होता है इसका नेचर हमारे सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा डिफर करता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंदर अंततः मैट्रिक्स भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइडी मीडियम होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें कई चीज होता है, एंजाइम्स होते हैं, वाटर होता है, मिनरल साल्ट्स होते हैं, और तो और सर्कुलर एक डीएनए पाया जाता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या एम्प्टी डीएनए कहते हैं। इसमें राइबोसोम 70S पाया जाता है, और तो और इसमें आपका इसका विशेष जो है ना नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसको F1 F0 F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। इसके इनर मेम्ब्रेन पर चिपका हुआ होता है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था इसका नाम तो क्रिस्टी बता दिया आपको, और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो अंदर के मेम्ब्रेन पर आओगे और बाहर के मेम्ब्रेन में आओगे तो देखो थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके देखे हैं। यहाँ पर आप ये जो बाहर ये जो है ना आउटर मेम्ब्रेन है देखिए, और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसको क्रिस्टा बोल रहे थे। और इस पर क्या होता है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम F0 F1 पार्टिकल कह रहे थे। ये क्रिस्टी और ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर है। देखिए F0 बोलते हैं बेस को, ये जो बेस है ना, ये जो आप F1 पार्टिकल F0 पार्टिकल जिसको बोल रहे थे या ऑक्सीसोम्स बोल रहे थे, उसका जो बेस है उसको F0 बोलते हैं। स्टॉक को हम डैश बोलते हैं, ये जो डैश है ना दिया हुआ F0 के बाद उसको डैश बोलते हैं, और हेड को F1 बोलते हैं। मतलब ये जो F1 और F0 पार्टिकल्स है, आराम से आप समझिएगा, F0 बोलते हैं बेस को, और हेड को का जो रीजन है स्टॉक के साथ उसको F1 पार्टिकल बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये यूनिट होता है आप में एटीपी निर्माण का। हमने जो एनारोबिक रिस्पायरेशन के बाद जो एरोबिक रिस्पायरेशन जो हम आपको बताए थे, एरोबिक रिस्पायरेशन में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिस्पायरेशन होता है, एटीपी बनता है, तो जो क्रेब साइकिल है वो तो होता है इसके मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स बता रहे हैं
जो अंदर भरा हुआ है, इसमें क्रेब्स साइकिल होता है। हाँ, प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है और इंजाइम्स होते हैं कई मैट्रिक्स में भरा हुआ। लेकिन ये जो आपका क्रिस्टी पर जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर बता रहे थे, जिसको हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं, इसी पर एटीपी का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जो बनता है ना, इसी पर बनता है। किस पर? ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल पर। और ये कैसे सजा हुआ है इनर मेम्ब्रेन पर, सो आपको इस फिगर में हम दिखा रहे हैं। और अब हम फिर से बोर्ड पर आएंगे और बोर्ड पर आकर आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आते तो यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देख रहे थे, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते। ये होता कैसा है? सिलिंड्रिकल होता है या साउसेस शेप्ड होता है ना? साउसेस शेप्ड, ऐसे शेप्ड होता है। इसको हम लोग कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। नेक्स्ट बात है कि ये जो है ना आपका एक स्टेन है जिसका नाम है जेनस ग्रीन स्टेन। उसके थ्रू आराम से रंगा जा सकता है। जेनस 3 जो आपका ग्रीन स्टेन होता है, उसके थ्रू ये आराम से रंग जाता है या रंग सकता है। और इसी के कारण इसका स्पेशल जो है ना स्टेनिंग टेक्निक है, हम इसको जेनस ग्रीन स्टेन से रंगते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है वो बेंडा के द्वारा दिया गया था, जबकि इसकी डिस्कवरी जो है वो कॉलिकर्स के द्वारा किया गया था। इसे खोजा था कॉलिकर ने, और इसको आपका नाम जो दिया था वो किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट बात अगर हम कहें कि इसकी खोज हुई थी कहां पर, तो इंसेक्ट के फ्लाइट मसल में किया गया था। हाँ, उसका जो पंख होता है इंसेक्ट का, उसका जो मसल्स होता है जो उसको उड़ने में मदद करता है, फ्लाइट मसल्स, उसमें खोजा गया था कॉलिकर के द्वारा। फिर यहाँ बोल रहे हैं कि इसको बायोप्लास्ट भी कहा गया उस समय आल्टमैन के द्वारा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है वो आपको कौन दिया था? बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट, इसका जो संख्या होता है वो आपका वैरी करता है, और ये आपका निर्भर करता है कि कितना एनर्जी किसे चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि किसी के घर में जो है ना 1 kb आपका खर्च है बिजली का, किसी में 2 kb, किसी के घर में 5 kb है। वो आपका क्या यूज करता है एनर्जी का, इसके आधार पर वो क्या करता है? एनर्जी को लेता है। तो किसी के यहाँ जो है ना हो सकता है एक छोटा सा जनरेटर से काम चल जाए, तो किसी के यहाँ बड़ा जनरेटर लगाना पड़ता है। और यही जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी होता है कि जैसी मांग होगी सेल की या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतना ही आपका होगा या वैसा होगा। जैसे आप कॉमनली देख लो, प्लांट सेल जो होता है वो आपका क्या होता है? उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि वो आपका बोलचाल नहीं सकता। हाँ, उसमें मूवमेंट आपका नहीं होता है, वो आपका लेस एक्टिव होता है, और इसके कारण उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होता है। तो मैं आपका जो प्लांट सेल है, एक सामान्य प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 100 से लेकर 1000 हो सकता है, जबकि एनिमल सेल में जो है ना 1000 से शुरू ही होगा वो। हाँ, 1000 से लेकर 2000 तक होता है। क्यों भैया? तो एनिमल सेल जो है ना वो आपका मोर एक्टिव होता है प्लांट के तुलना में। आपको पहले भी हम बताए थे कि एनिमल सेल जो है ना ज्यादा एक्टिव होने के कारण उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम इनर मेम्ब्रेन और जो आउटर मेम्ब्रेन। आपको बताए थे कि ये आपका 2 मेम्ब्रेन का बना हुआ था। अगर आपको याद हो, जो अंदर का मेम्ब्रेन था वो अंदर की तरफ उसमें इनफोल्डिंग ऐसे पाया जाता था, जिसको हम क्रिस्टी कहते थे, ऐसे था। तो ये जो आपका देख रहे हो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ये तो हो गया आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन प्लस आपको हम अभी स्लाइड से भी दिखाए थे मेम्ब्रेन, और अंदर वाला जो है ये है आपका इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में थोड़ा सा अंतर होता है। आपको क्या हम बताए थे कि आउटर मेम्ब्रेन जो उसका होता है वो हम लोग की मेम्ब्रेन जैसा होता है, यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन जैसा होता है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन के जैसा, मतलब कि वो कुछ हद तक बैक्टीरिया से मिलता जुलता होता है।
तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा दोनों में जो अंतर है उसको किए हैं, अंतर को देख लेते हैं। देखिए, इनर मेम्ब्रेन का बात करते हैं और आउटर मेम्ब्रेन का बात करते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होता है कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जैसा कि अभी हम फिगर में दिखाए, वो आपका यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन जैसा, मतलब हम लोग के मेम्ब्रेन जैसा होता है। आपका जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें क्रिस्टी पाया जाता है, इनफोल्डिंग्स होता है, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, अभी हम आपको फिगर में दिखाए थे। जबकि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है और वो कंटिन्यूअस बाउंड्री बनाता है। आपका इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें लिपिड की मात्रा ज्यादा होती है, 20% लिपिड होता है और 80% प्रोटीन होता है। जबकि जो आउटर होता है उसमें आपका कंपैरेटिवली देख लीजिए, लिपिड की मात्रा 40% होती है और प्रोटीन की मात्रा 60%। तो आप समझ सकते हो कितना अंतर है दोनों के नेचर में। ये जो है ना आपका लेस परमिएबल होता है, कौन, इनर मेम्ब्रेन, या सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, जबकि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो आपका मोर परमिएबल होता है, इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका मोर परमिएबल होता है आउटर मेम्ब्रेन, जबकि ये क्या होता है, लेस परमिएबल होता है या सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसमें पोरिन्स एब्सेंट होता है। आपके मन में आएगा पोरिन्स क्या है। पोरिन्स जो है ना प्रोटीन का चैनल्स होता है जो आपका मटेरियल्स के मूवमेंट में मदद करता है। एक्वापोरिन जो होता है, जैसे उदाहरण में हम आपको बता सकते हैं, एक्वापोरिन जो कि वाटर के मूवमेंट को आपका एक्रॉस मेम्ब्रेन के क्रॉस करवाता है। तो पोरिन जो है ना वो आपका इसमें प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन में, जबकि इसमें इनर मेम्ब्रेन में नहीं होता है। नेक्स्ट है इनर मेम्ब्रेन में एंजाइम्स जो है ना वो आपका प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स जो है ना वो होता है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन पे एंजाइम्स काफी कम या ना के बराबर होता है। इसमें आपका एक कार्डियोलिपिड नाम का वो स्ट्रक्चर, प्रोटीनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें कार्डियोलिपिन जो है ना वो एब्सेंट होता है। क्या काम है वो आगे हम देखेंगे। इसमें एंजाइम्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो होते हैं एटीपी फॉर्मेशन का, वो पाए जाते हैं, जबकि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें आपका ये एब्सेंट रहता है। कौन, एंजाइम्स या इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होते हैं एटीपी फॉर्मेशन का, वो नहीं रहते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। तो ये आपको हम अंतर बता रहे थे आउटर मेम्ब्रेन और इनर